कुछ बेहतर ऐड कर सके, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई। इम्प्रोवाइज करने की गुंजाइश हमेशा होती है ना। मैं और आप हमेशा सीख सकते हैं, हर इंसान से सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ बेहतर हर इंसान में हमसे ज्यादा होता है और हम उनसे सीख सकते हैं। और इन मॉर्निंग सेशन का रेलेवेंस ये होता है कि जो हमारे नए रेनोवियंस हैं, जो अक्रॉस इंडिया या इंडिया के बाहर, कई बार नेपाल वगैरह में, जहां पे भी हमारे जो नए रेनोवियंस ऐड होते हैं हमारे सिस्टम में, उन्हें बिजनेस के डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग रेनेटअप वेलनेस एक नया व्यवसाय है। आप यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ के बेसिक्स जानने जरूरी होते हैं। तो मॉर्निंग सेशन का मकसद ये होता है कि हम आपके जो नए रेनोवियंस हैं उन्हें डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाए, और जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उनके लिए एक रेपिटेड सेशन हो सकता है, क्योंकि कहते हैं द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट, है ना। जितनी ज्यादा बार आप किसी चीज का अभ्यास करते जाते हैं उतने ज्यादा आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो ये उनके लिए एक रेपिटेड सेशन हो सकता है। और जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात करी, जो नए लोग होंगे उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, राइट, है ना। आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे, और हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू लीडरशिप फनल माय डियर फ्रेंड। व्हाई वी आर हियर, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, है ना। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे रेनेटअप वेलनेस में हो, या कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में, अगर आप अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आपको अपने हैबिट्स पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर, यू कैन मेक योर हैबिट, एंड हैबिट डिटरमाइंस योर फ्यूचर माय डियर फ्रेंड। आप अपना भविष्य बना ही नहीं सकते, दुनिया में कोई अपना भविष्य नहीं बना सकता। मैं और आप अपनी आदतें बना सकते हैं। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, और बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ, बैड हैबिट्स विल लीड यू टू अ बैड लाइफ। सिंपल सा फिलॉसफी। तो अगर जाहिर सी बात है, और ये लाइनें मैं नहीं कह रहा, ये लाइनें हमारे आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइनें हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी इंसान अपने भविष्य नहीं बना सकता, इंसान अपनी आदतें बना सकते हैं। अच्छी आदतें अगर आप डेवलप करते हैं, तो अच्छी आदतें आपका अच्छा भविष्य बनाती हैं, और अगर बुरी आदतें हैं तो फिर भविष्य बुरा होता है। तो आगे लेके चलता हूँ आपको। इस कुछ हैबिट्स हमें डेवलप करने की जरूरत है, अगर आप अपने जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो। अगर आप पैसा कमाना दोस्त सेकेंडरी है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में मैं हमेशा कहता हूँ मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाने के इरादे से आते हैं, और ये अच्छी बात है, जो कोई बुरी बात नहीं है। हम सारे लोगों को पैसे की जरूरत है, और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये प्राइम मोटिव नहीं होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में मनी इज द बाई प्रोडक्ट। पैसा डायरेक्ट सेलिंग का बाई प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली आपको एक लीडर बनाने का बिजनेस है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने का बिजनेस है। अगर आप एक लीडर बनते हैं, अगर आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं ना, तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो पैसे के पीछे दोस्त मत भागिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं ना, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप आ जाएगा। आपको काम करना है खुद पे, आपको किसी और पे काम करने की जरूरत नहीं। हमें सबको खुद पे काम करना है, हम सबको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है, दैट इज रीडिंग। दूसरी जो हैबिट आपको डेवलप करनी है माय डियर फ्रेंड, दैट इज लिसनिंग। आपको सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी। तीसरी जो हैबिट है कि आपकी एसोसिएशन, आप किस संगत में बैठते हैं, इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको सही अच्छे लोगों के संगत में बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। चौथी जो हैबिट है, आपको जिम्मेदारी उठाने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको टेक ओनरशिप माय डियर फ्रेंड, है ना। आपको अपने परिवार की, अपने जिंदगी की, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी उठाने की आदत होनी चाहिए। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। पांचवी जो हैबिट हमें डेवलप करनी है कि हमें वर्कहॉलिक बनने की, अपने काम में डूब जाने की आदत डालने की जरूरत है, कि हम अपने काम में डूब जाए। ऐसी हैबिट हमारी हो कि हम अपने काम में डूब जाएं। किसी भी काम को अगर आप डूब कर करते हैं, दिल से करते हैं, वो काम होता ही होता है। ऐसा कोई काम नहीं धरती पे कि अगर आपने उसको पूरी कन्विक्शन, पूरी शिद्दत के साथ अगर आपने उस काम को किया, पूरा डूब के उस काम को किया, वो ना हो, ऐसा कभी नहीं होता।
So you have to be workaholic, my dear friend. हैबिट नंबर 6, कैरेक्टर, माय डियर फ्रेंड। आपका चरित्र ये दर्शाता है कि आप जीवन में कहाँ तक जाएंगे। इंसान के जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो सब कैरेक्टर होता है ना। कैरेक्टर शोज कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, कि आप किस परिवार से आते हैं, है ना। आपका चरित्र ही आपका सब कुछ डिटरमाइन करता है। कहते हैं पैसा अगर नष्ट हो जाए, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, माय डियर फ्रेंड। तो आपको ये हैबिट बनानी है कि आप अपने कैरेक्टर को कैसे होल्ड करके रखना है। सातवीं जो हैबिट आपने बनानी है, दैट इज फोकस। आपको अपने काम को एकाग्रचित होकर करना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में डी फोकस्ड होते हैं, है ना। वो मल्टीपल डायरेक्शन में उनका दिमाग चल रहा होता है। जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में आपका दिमाग चलता है ना, तो आप किसी भी कहीं नहीं पहुंच पाते। दो कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रखकर चलने वाला पानी में गिरता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। आपको अपने किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस लक्ष्य पे फोकस करने की जरूरत है ना। यू हैव टू develop the habit of focusing on your goal particular। एक at a time में एक ही गोल पे फोकस कीजिए। जब आप एकाग्रचित होकर काम करते हैं ना, तो कोई संशय नहीं होता कि आपको सफलता नहीं मिलती। So welcome to the habit number 8, my dear friends, gratitude। Keep doing the good work and it comes back in many ways, my dear friends। जो आपको 8वीं हैबिट हम सभी को डालनी है अपने जीवन में, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, है ना। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बिजनेस में डायरेक्टली बताइए पैसा कैसे आएगा। तब पैसा आएगा, मकान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान खड़ा नहीं होगा, और खड़ा हो भी जाए तो टिकेगा नहीं उससे, है ना। ये सारी चीजें जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो सक्सेस हैबिट्स की बातें कर रहे हैं, ये वो नींव है जिसके ऊपर आपके बिजनेस की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही सही नहीं रहेगी ना, तो आप कितना ही प्रयास कर ले, आप जितना ही लोगों को प्लान दिखा लें, आप जितना ही लोगों को प्रोडक्ट बेच लें, बिजनेस आपकी मतलब अप टू द मार्क लेवल पे जाएगा नहीं। और अगर वंस इन अ ब्लू मून चला भी गया तो टिकेगा नहीं, वो वापस लौट के नीचे आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें ये बेसिक्स है, ये दिखती नहीं है, लेकिन इन्हीं के ऊपर आपकी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। और जब अगर आपके जिंदगी की इमारत की नींव बुलंद है, तो आपकी जिंदगी की इमारत ताउम्र शानदार तरीके से खड़ी रहती है। ये आपको हैबिट डालने की जरूरत है, इन्हीं के ऊपर आपका बिजनेस होगा। ये पैसिव चीजें हैं, ये एक्टिव चीजें नहीं। एक्टिव चीजें वो है कि आपने गोल सेटिंग करनी है, आपने लिस्ट बनानी है, आपने लोगों को प्लान देखने के लिए इनवाइट करना है, उनका फॉलो अप करना है। ये सारी एक्टिव चीजें जो दिखती हैं ऊपर से। लेकिन जो पैसिव चीजें हैं जो नहीं दिखती, और उनका उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना एक्टिव चीजों का, तो उनमें ये हैबिट्स आती हैं। ये हैबिट्स अगर आप डेवलप करते हैं ना, हेलो, ये हैबिट्स अगर आप डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस बिजनेस से बहुत बड़ा कर सकते हैं। हैबिट नंबर 8, माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज दिस ग्रैटिट्यूड ऑल अबाउट? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि उस इंसान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करना जिससे आपकी जिंदगी में थोड़ा इतना सा भी कुछ कंट्रीब्यूट किया। इंसान आज की तारीख में बहुत दुखी करने वाली बात यह कि लोग थैंक्स गिविंग करना बंद कर चुके हैं, है ना। हम सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते होंगे, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती होंगी, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते होंगे जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, हमें थोड़ा हेल्प किया होगा, हमें थोड़ा सपोर्ट किया होगा। हम उन्हें थैंक्स गिविंग नहीं कहते, उनका धन्यवाद नहीं कहते, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं करते। दैट इज, कृतज्ञता जाहिर करने को ग्रैटिट्यूड कहते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ये बहुत मायने रखती है सर। अगर एक सिंगल हैबिट आप ये डेवलप कर लेना, तो आपकी जिंदगी शानदार हो जाएगी, क्योंकि लाइफ इज गवर्न बाय लॉ। ये पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया लॉ के ऊपर चल रही है ना। और नेचर का लॉ ये कहता है ना कि आप जो देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ जिम्मेदारी से, गार्ड मान लीजिए। लोग कहते हैं भगवान हमें क्या देंगे, भगवान या नेचर आपको कुछ नहीं देते। नेचर आपको कुछ नहीं देती सर, ये सिर्फ आपको लौटाती है। जो आप नेचर को देते हैं वही मल्टीप्लाई करके नेचर आपको लौटा देती है ना। तो आपको नेचर से जो चीजें चाहिए आप वही नेचर को दीजिए। अगर आपको अच्छाई चाहिए तो अच्छाई दीजिए, अगर आपको बुराई चाहिए तो आप बुराई दे सकते हैं। लेकिन नेचर आपको कुछ देती नहीं है सर, नेचर आपको लौटाती है। ये बातें आपको इन टाइम समझ में आ जाएंगी। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मेरी बात से आज ही मान सकते हैं, है ना। जो चीजें आप नेचर को देते हैं वही चीजें नेचर आपको
लौटाती है। तो आपको ये ग्रेटिट्यूड शो करने का हैबिट डालना पड़ेगा सर। आपके हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन की होंगी। अगर किसी ने कुछ भी जिंदगी में आपका भला किया हो, किसी से कुछ भी आपका अच्छा हुआ हो ना, उनको थैंक्स बोलिए। ये हैबिट आप डालिए। लोग नहीं बोलते, है ना। अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो लोग भर भर के उसकी आलोचना करते हैं। किसी ने रत्ती भर भी कुछ बुरा कर दिया तो आप पूरे दुनिया में प्रचार करने अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने ये कर दिया, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन अगर किसी ने कुछ अच्छा कर दिया ना, तो हम चुप रह जाते हैं। फिर हम थैंक्स गिविंग नहीं करते हैं। अगर आप थैंक्स गिविंग नहीं करते तो आप नेचर को क्या मैसेज दे रहे हो कि आप कृतज्ञ नहीं है, कि आपके प्रति कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो आप उस बात की सराहना नहीं करते। तो नेचर फिर आपका अच्छा करना बंद कर देती है। नेचर को लगता है कि इसको अच्छा करेंगे लेकिन ये ग्रेटिट्यूड ही नहीं शो करेगा, फिर आपका अच्छा होना बंद हो जाता है। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़े, कभी सेशन हम लोग करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, तो फिर आपको ये चीजें पता चलेगी। ये साइंस है, ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं मैं। दिस इज प्योर साइंस। ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको एनर्जीज के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड द होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जीज माय डियर फ्रेंड। और सारी एनर्जीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं आप हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। ये पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी से बना हुआ है और सारी एनर्जीज इंटरकनेक्टेड है। तो आप जो कुछ सोचते हैं, जैसा भी आपका थॉट प्रोसेस है ना, यूनिवर्स को आप वही बताते हैं। यूनिवर्स को सब पता है। जैसे कहते हैं ना भगवान अंतर्यामी है, तो भगवान आपके मन में झांक सकते हैं। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, आपके जिंदगी में अच्छाई होना बंद हो जाएगी। ट्रस्ट मी। और अगर आप ग्रेटिट्यूड की हैबिट डालते हैं ना, आपके लाइफ में मिराकल्स होते रहते हैं। यू हैव टू डेवलप द ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। और नॉट ओनली ग्रेटिट्यूड, आपको अच्छा करना भी बेहतर। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया, तो नेचर आपको मल्टीप्लाई करके वापस करती है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में जब लोग आते हैं यार, इस बिजनेस में मैक्सिमम लो प्रोफाइल के लोग आते हैं, लो मिडिल क्लास के लोग आते हैं। मेरी बात को गलत मत कीजिएगा, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के हमारे जैसे लोग होते हैं ना, हमारे बड़े सपने होते हैं। हम कई बार हमारे कुछ जरूरतें होती है, कुछ लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, तो इस उम्मीद में हम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं कि शायद ये चैलेंजेस यहाँ खत्म हो जाएंगे, शायद लाइफ थोड़ा शानदार हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां यहाँ बदलती भी है। लेकिन कभी कभी दुखी करने वाली बात क्या होती है जानते हैं, कि ऐसे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, ऐसे ऐसे लोग इस कंपनी में आ जाते हैं कि मतलब उनकी लाइफ ऐसी शानदार हो जाती है जो कभी उन्होंने ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा होगा। लेकिन बाद में फिर वो लोग इस कंपनी को भला बुरा कहने लगते हैं, इस बिजनेस को भला बुरा कहने लगते हैं, है ना। लोग उस एहसान को भूल जाते हैं कि कंपनी ने उनके ऊपर किया। लोग उस एहसान को, उस काम को भूल जाते हैं जो कभी किसी लीडर ने उनके लिए किया होगा या कंपनी के मैनेजमेंट ने उनके लिए किया होगा। कहते हैं कि आप सबसे झूठ बोल लेंगे, उस ऊपर वाले से कैसे झूठ बोलेंगे, है ना। आप दुनिया में तो झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले से कैसे झूठ बोलेंगे। उसके उसके तो नजर में सब है ना। कहते हैं मुझे ये खौफ दे मेरे मालिक कि मुझ पर ही है नजर तेरी। कहते हैं कि मुझे ये खौफ दे मेरे मालिक कि मुझ पर ही है नजर तेरी। बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। कि लोग गलतियों पर गलतियां करते हैं और वो सजदे में बैठ जाते हैं। उनको लगता है उन्हें भगवान की पूजा कर ली, हमारी सारी गलतियां माफ हो गई। नहीं सर, कर्मा पे, आपके कर्म आपको पे करते हैं। भगवान की नजर हमेशा आपके ऊपर है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप भगवान से कैसे झूठ, ऊपर वाले से, अल्लाह से, वाहे गुरु से, उस नेचर से कैसे झूठ बोलेंगे आप, है ना। ये चीजें आपके कर्म आपके सामने आते हैं सर। एक छोटी सी स्टोरी याद आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। अभी रिसेंट एक अफेयर है, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो गया है ना। अभी भी वॉर चल रहा है, आपने सुना होगा। अभी कुछ महीने पहले तक, 2-3 महीने पहले तक वो हेडलाइंस थी, रोज आता था कि यूक्रेन एंड रशिया और यूक्रेन एंड रशिया, ऐसा चलता था। और जब ये वॉर शुरू हुई थी, हमारा क्या लेना देना था। हमारे देश में इस न्यूज को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा था। एक्चुअली हमारे देश से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज अच्छी है। तो लोग यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो जब ये वॉर हुआ उस समय बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और वहां वो फंस गए थे, क्योंकि वहां पे बॉम्बिंग शेलिंग हो रही थी, लड़ाई चल रही थी, बहुत शेलिंग हो रही थी, लोग बम और रॉकेट मार रहे थे, लोग मर रहे थे वहां पे। तो हमारे देश को भी चिंता हुई कि हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं।
तो आपको मैं एग्जैक्ट अगर डेटा दूं तो करीब करीब 28,000 मेडिकल स्टूडेंट इंडिया के यूक्रेन में थे जब वॉर शुरू हुआ था। 28,000 बच्चे इंडिया के यूक्रेन में थे जो वापस गए थे, आप वापस नहीं आ पा रहे थे। फिर हमने न्यूज में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने बातचीत करी और गवर्नमेंट ने बातचीत करने के बाद 28,000 बच्चों को वहां से एयरलिफ्ट किया, है ना, माने हवाई जहाज से उनको इंडिया वापस सकुशल बुला, सारे बच्चे वापस इंडिया में आ गए। तो ये बड़ी न्यूज। लेकिन मैं आज इस न्यूज को अगर अंदर तक जाए ना तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन में फ्लाई करना संभव ही नहीं था, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही थी, इतना ज्यादा बॉम्ब चल रहा था कि कोई फ्लाइट वहां टेक ऑफ और लैंड कर ही नहीं सकती थी यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन के बगल में एक छोटा सा कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री जिसका नाम है पोलैंड, नाम सुना होगा आपने। एक्चुअली ये सारे 28,000 बच्चों को यूक्रेन से बाई रोड पोलैंड पहुंचाया गया और पोलैंड से इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एयरलिफ्ट किया। एक्चुअल स्टोरी ये। अब मैं आपको बताऊं कि पोलैंड गवर्नमेंट ने हमारे गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जैसे ही पता चला उनको कि इंडिया के स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्होंने आगे से चल के हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हम अपना एक्सेस दे रहे हैं, अपने कंट्री में आपके बच्चों को लाने का परमिशन दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन से आने वाले बच्चों से ना तो किसी ने पासपोर्ट पूछा, ना तो किसी ने वीजा पूछा। पोलैंड गवर्नमेंट ने सब इतना बताया कि आप कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दो कि दैट यू आर इंडियन, आप इंडियन है और आपको हम अपने देश में बुला लेंगे। आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है, आपके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वॉर लाइक सिचुएशन में लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। उन्होंने सिर्फ बोला कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दो कि आप इंडियन हो, आपको हम पोलैंड ले आएंगे, आपको अंदर आने देंगे, आपको फ्री एक्सेस देंगे। और उन्होंने 28,000 बच्चों को फ्री एक्सेस दिया, पोलैंड ने बुलाया, ना सिर्फ उनको बुलाया, उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम किया, उनके मेडिकेशन की व्यवस्था की, अपना एयरपोर्ट दिया, फ्री पोर्ट दिया उन्होंने इंडिया को कि इंडिया अपने फ्लाइट, अपने प्लेन्स मिलाकर वहां से अपने लोगों को एयरलिफ्ट कर सके। और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पोलैंड के एयरपोर्ट से 28,000 बच्चों को इंडिया वापस लेकर आए। अब बताने वाली बात यह है कि ये बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छाई जो है ना तो वो वापस आती है। कभी ना कभी आपके द्वारा किया गया काम, कभी ना कभी अच्छा काम आपको वापस आपकी जिंदगी में काम देगा। इस बात को बताने के पीछे मैं आपको यहाँ से 84 ईयर्स बैक लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि पोलैंड के साथ हमारी कंट्री का कुछ खास रिलेशन नहीं है ना। तो हमारे बीच बहुत ज्यादा बिजनेस रिलेशन है, बहुत ज्यादा व्यापार भी इंडिया के साथ नहीं होता, ना हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि हमसे काफी दूर है वो, है ना। तो हमारा कोई ऐसा डिप्लोमेटिक रिलेशन में उनके साथ नहीं है। तो पोलैंड ने आगे चल के हमारी मदद क्यों की, ये जानने के लिए मैं आपको 84 ईयर्स, 83-84 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1941 की बात। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पोलैंड के ऊपर जर्मनी एंड रशिया ने एक साथ अटैक कर दिया। पोलैंड एक छोटी सी कंट्री है, जर्मनी बहुत बड़ी कंट्री, रशिया बहुत पावरफुल कंट्री, दोनों ने मिलकर पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। अगर आप गूगल करेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको मिल जाएगा ये। और पोलैंड लगभग खत्म हो गया। उस समय पोलैंड में लाखों लोग मारे गए। उस समय एक शिप में, पानी वाले जहाज में 1000 लोगों को पोलैंड से निकाला गया, कहीं तो जाकर ये छुप जाए, बच जाए, क्योंकि बचने की संभावना वहां बहुत कम थी। उस 1000 लोगों में करीब करीब 600 बच्चे थे, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे, और 400, 450 महिलाएं थी, वुमेन थी। पुरुष एक भी नहीं था, क्योंकि पुरुष तो लड़ रहे थे, पुरुष मारे जा चुके थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे नस्लों को बचाने की एक कोशिश की जाए, कुछ लोगों को देश से बाहर निकाल कर बचाया जाए। तो एक शिप में उन्होंने 1000 लोगों को बैठाया, उनके करीब 600 बच्चे थे और 400 महिलाएं थी, और उनको शिप से उन्होंने रातों रात चुपचाप निकाल दिया और कहा कि किसी देश में आप शरण ले लीजिए, रिफ्यूजी बन जाइए। और मैं आपको बताऊं कि 1941 में वो शिप जिसमें 1000 लोग थे, करीब करीब 600 बच्चे और 400 महिलाएं, ये लोग बहुत सारी कंट्रीज में गए, ये ईरान में गए, इराक गए, ये मिडिल ईस्ट गए, अफगानिस्तान के पोर्ट पे पहुंचे, लेकिन किसी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा नहीं हटाओ, ये 1000 लोगों को कौन अपने यहाँ रखेगा, कौन सिर दर्द पाले, है ना, दूसरे की मुसीबत कौन अपने सिर लेना चाहता है। भटकते भटकते वो सारे लोग इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया के पोर्ट पे आए, गुजरात के पोर्ट पे पहुंचे। गुजरात में पोर्ट है, आपको अगर पता हो तो, गुजरात में एक जगह है जिसको जामनगर कहते हैं, और जामनगर में पोर्ट। गुजरात के जामनगर पोर्ट पे ये बेचारे पहुंचे, इनकी हालत बहुत खराब थी। उस समय गुजरात के महाराजा थे, उनका नाम था दिग्विजय सिंह जी।
और चूंकि वो जामनगर के राजा थे तो उन्हें लोग जाम साहेब के नाम से जानते थे। अगर आप गूगल करें जाम साहेब दिग्विजय सिंह, आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। ये अच्छी चीजें हमारे यहाँ प्रमोट नहीं की जाती, बुरी चीजें हमारे यहाँ प्रमोट की जाती है। तो जाम साहेब दिग्विजय सिंह को जब पता चला कि उनके पोर्ट पर एक विदेशी जहाज आकर रुका है जिसमें हजारों बच्चे और महिलाएं हैं और उनकी हालत बहुत खराब है, तो वो खुद गए उनसे मिलने के लिए। उन्होंने उनका हाल देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों का स्वागत है, आप हमारे देश में हमारे दरवाजे पे आए हो। हमारे देश की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि को भगवान का रूप देते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आप हमारे देश में आइए, आप यहाँ पे रह सकते हैं। उनकी बात सुन के अंग्रेजों ने उनको मना किया, क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, पोलैंड के लोगों को रिफ्यूज नहीं कर सकते, इनको एज ए रिफ्यूजी मत रखिए। तो महाराजा दिग्विजय सिंह ने फिर भी कहा, उन्होंने कहा अंग्रेजों से कि ये मेरा मैटर है, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं मैटर को सॉल्व कर लूंगा, ये हमारे दरवाजे पे आए हैं तो इनके देखने देख की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उन्होंने अंग्रेजों की बात काट कर उन 1000 लोगों को जामनगर में रहने की जगह, और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूजी नहीं बनाया उनको। आमतौर पर अगर आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली से होंगे तो आप रिफ्यूजी कैंप्स देखते होंगे, है ना, रिफ्यूजी कॉलोनी देखते होंगे, रिफ्यूजियों की क्या हालत होती है। इन्होंने, उनका एक जगह है दिल्ली, वहाँ जामनगर के पास एक जगह है बालाचेड़ी। बालाचेड़ी में महाराज दिग्विजय सिंह का एक महल था। उन्होंने वो महल खोल दिया उन 1000 लोगों के लिए कि ये 1000 लोग मेरे महल में रहे। अब एक महल में उन्होंने उन 1000 लोगों को रख दिया। उन्होंने कहा कि ये आपका घर है, आपका जब तक इच्छा हो, जब तक आपका मन करे, आप आराम से यहाँ रहिए। अब उनके रहने खाने का इंतजाम किया उन्होंने, लेकिन वहां के जो बच्चे थे वो तो पोलिश बच्चे थे, पोलैंड के बच्चे थे, उनको इंडियन खाना समझ में नहीं आ रहा था। उनको ढोकला, फाफड़ा, रोटी, चावल ये उनको अच्छा ना लगे। तो महाराज जी ने कहा कि ये तो समस्या है। तो महाराज जी ने फिर व्यवस्था की। उस समय उन्होंने गोवा में कांटेक्ट किया। गोवा उस समय पुर्तगालियों के अधीन होता था, पोर्तुगीज शासन था। गोवा से उन्होंने विदेशी शेफ बुलाए, पोर्तुगीज शेफ बुलाए। पूरी पोर्तुगीज शेफों की टीम आई और टीम को उन्होंने बताया कि ये बच्चे हैं, इनका खाना आप बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी हम बना सकते हैं। तो उन्होंने पुर्तगाल के जो चीफ शेफ थे, खाना बनाने वाले रसोइये थे, उनकी टीम को उन्होंने जामनगर में बुलाया, उनको भी रख दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जैसा खाना चाहते हैं वैसा खाना बना के इनको खिलाओ, ताकि इनको अपने घर की कमी महसूस ना हो, इनको ऐसा ना लगे किसी पड़ोसी में है, किसी दूसरे के घर पे पड़े हुए हैं। सोचिए, मतलब मेहमान नवाजी की इंतहा किसको कहते हैं, है ना। तो उन बच्चों के खाने वाने का उन्होंने इंतजाम किया। ना सिर्फ उन्होंने चर्च से उन्होंने पादरी बुलवाया, उन्होंने फादर को बुलवाया। उन्होंने कहा इन बच्चों की पढ़ाई भी आप कंटिन्यू, इनका जो धर्म है इन्हीं के धर्म के अनुसार इनकी पढ़ाई चालू की। कोई धर्मांतरण नहीं किया, कोई उनको नहीं बोला कि तुम्हें हिंदू धर्म को के अनुसार पढ़ाई करनी पड़े, कुछ नहीं ना। उन्होंने बोला कि इनका जो धर्म है, इनकी जो पद्धति है, इसी के अनुसार इनको पढ़ाया लिखाया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनके धर्म के अनुसार उनके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, उनके टेस्ट के हिसाब से उनके देश का खाना बनवाया और उनको वहां रहने दिया। और मैं और आप बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए 15 दिन के लिए, तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि अतिथि कब जाओगे, है ना। लेकिन महाराज दिग्विजय सिंह ने उन 1000 लोगों को 9 साल तक अपने देश में रखा। 1950 तक उन्होंने अपने देश में 9 साल तक उन लोगों को रखा, उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, उनकी सेवा की, उनको महलों में रखा। इसको कहते हैं मेहमान नवाजी, दिस इज द गुड वर्क। और इसके पीछे उनका कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने जस्ट मदद की। बेसहारे लोग थे, बेसहारे लोगों की उन्होंने मदद की। 9 साल तक उन्होंने अपने यहाँ रखा उसको। 9 साल के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, पोलैंड धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो गया, पोलैंड की स्थिति सामान्य हो गई, तो ये 1000 लोगों ने महाराजा से कहा कि महाराजा अब हम अपने देश जाना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा कि आपकी मर्जी, जब तक आप चाहे यहाँ रहे, जब आपकी मर्जी आप चले जाइए, तो आपके ऊपर है। लोग रोते रोते विदा हुए और ये 1000 लोग अपने देश वापस चले गए। बात है 1950 की। और मैं आपको बता दूं कि ये लोगों ने ग्रेटिट्यूड शो किया, इन लोगों ने ये अपने देश पहुंच के महाराज को भूले नहीं। आज मैं आपको बताऊं कि पोलैंड की राजधानी जो है, पोलैंड की राजधानी का नाम है वॉर्सो। अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। वॉर्सो का जो सबसे प्राइम लोकेशन है, उस जगह का नाम है गुड महाराजा स्क्वायर। पोलैंड में महाराजा के नाम से बिल्डिंगे हैं, महाराजा बिल्डिंग, गुड महाराजा स्कूल, गुड महाराजा रोड, गुड महाराजा स्क्वायर। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमारे देश में नेताओं के नाम पे योजनाएं चलाई जाती है, राजीव गांधी योजना, इंदिरा गांधी योजना, वैसे पोलैंड में महाराजा के नाम से सरकारी योजनाएं चलती। दिस इज द आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड माय डियर। सोचिए कि
पोलैंड के अंदर हमारे देश की कितनी अच्छी इमेज। आज अगर आप पोलैंड चले जाए और अगर पोलैंड के लोगों को पता चल जाए कि आप इंडियन है, आपको गले से लगा लेंगे, बोले अरे इंडिया गुड मैन, इंडिया के लोग अच्छे होते हैं। बाद में उन्होंने महाराजा को पोलैंड का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल, उन्होंने उनको प्रेसिडेंशियल मेडल भी दिया। खैर ये बात 1950 की आई गई होती। आज 83 इयर्स के बाद जब पोलैंड को पता चला कि इंडिया को मदद की जरूरत है, तो उन्होंने आगे से हाथ बढ़ाकर हमारे 28,000 बच्चों को एयरलिफ्ट करवाया। इसे कहते हैं गुड वर्क का वापस आना। अच्छे काम जब आप करते हैं ना सर, ये वापस आता है। चाहे 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, आपको न मिले, आपके बच्चों को मिले, लेकिन आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म हमेशा लौट कर आता है। देखिए कि महाराजा दिग्विजय सिंह ने जो अच्छा कर्म किया था 1941 में, उसके बदौलत आज 28,000 बच्चों की जिंदगी बच गई, वरना उन बच्चों का वहां से निकलना संभव ही नहीं था, वो बच्चे मर जाते हैं। लेकिन 28,000 बच्चे हमारे देश सकुशल वापस आए। दिस इज द गुड वर्क माय डियर फ्रेंड। और आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप इसलिए जिंदगी में किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया होगा ना, किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया हो, तो उसकी बात को, उसके एहसान को भूलिएगा मत कर। अगर आप उसके एहसान को भूल जाएंगे तो फिर ये नेचर आपको उसकी सजा देती है। इस कंपनी में इस बात का रेलेवेंस ये है कि इस बिजनेस में आपके अपलाइन आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। इस बिजनेस में आपकी कंपनी आपके लिए बहुत सपोर्ट करती है। इस बिजनेस में आपके सीईओ हमारे सुब्रतो दत्ता सर ने बहुत सारे लोगों की मदद की है। याद रखिएगा इस मदद को। अगर आप इस ग्रेटिट्यूड को शो करते हैं ना, तो नेचर आपको और बरकत देती है। लेकिन अगर आप एहसान फरामोश हो जाते हैं कि जिसने कभी आपको जरा सा भी एहसान किया, और अगर आप उस एहसान को भूल जाते हैं सर, नेचर आपको इसकी सजा देता है। यकीन मानिए, कर्मा जो है ना, ये लौट के आता है। कर्मा इज अ पिच, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन आपके कर्म आपको छोड़ते नहीं है। भगवान माफ कर देता है, लेकिन आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। आप जैसा कर्म करते हैं ना, उसका फल आपको जरूर मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में, आपके जिंदगी में कभी किसी ने कुछ भी अच्छा किया हो ना, उनको धन्यवाद करिए, दिल से उनका शुक्रिया अदा कीजिए। भगवान की ओर देखिए, नेचर की ओर देखिए और उनका धन्यवाद अदा कीजिए। बहुत सारे लोग लुटे पिटे रहते हैं, यार जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा। मैं कहता हूँ हर रोज सुबह उठ के भगवान, उस नेचर जिसमें भी आप मानते हो, तो अल्लाह, वाहे गुरु, उनका शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आपको एक और दिन बख्शा है। कल मैं, आप और हमारे साथ इस दुनिया में करोड़ों लोग सोए होंगे रात को, है ना। मेरा सवाल आपसे है कि जितने भी लोग कल रात को सोए थे, क्या हर आदमी को आज की सुबह नसीब हुई है? नहीं सर, बहुत सारे लोग कल रात को इस दुनिया से विदा हो गए होंगे। लेकिन मैं और आप लकी हैं। उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, उस वाहे गुरु, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें एक और दिन से नवाजा है, उसने हमें एक और दिन बख्शा है। इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले जिसे आप मानते हैं उसका आप शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको एक और दिन दिया, है ना। इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं और आप आज भी जिंदा है, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है और हमें उसने एक और दिन दिया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग कल सोए होंगे और आज उनको ये दिन नहीं मिला। यू आर लकी। शो द ग्रेटिट्यूड टू योर गॉड। अपने भगवान के प्रति, अपने नेचर के प्रति हमेशा उसने जो भी आपको दिया है ना, उसके प्रति शुक्रगुजार रहिएगा हमेशा। और आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में अगर किसी ने थोड़ा सा, इतना सा भी सपोर्ट किया होगा ना, तो शुक्रगुजार रहिएगा उसके लिए। और जब आप शुक्रगुजार होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना, नेचर आपके लिए भी कुछ बेहतरीन कर सकती है। क्योंकि उसको लगता है कि हाँ यार, ये ग्रेटिट्यूड को मान रहा है, इसके लिए किसी ने अच्छा किया तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपके लिए किसी ने अच्छा कर दिया और आप उसकी बात मान ही नहीं रहे, तो नेचर को लगेगा नहीं, ये डिजर्व नहीं करता यार, इसके साथ अच्छा हो, ये डिजर्व नहीं करता। माय डियर सर, मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरे होशो हवास में आपको कहता हूँ, ये चीजें काम करते हैं। डेवलप कीजिए ये एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप कीजिए। इस बिजनेस में अगर किसी ने थोड़ा सा भी आपका अच्छा किया है ना, उसके एहसान को मत भूलिएगा। आगे लेके चलता हूँ। हैबिट नंबर 9 माय डियर फ्रेंड्स, सैक्रिफाइस। इसके बिना तो जिंदगी अधूरी होती है। सैक्रिफाइस, massive success demands supreme sacrifice, my dear friends. If you want to succeed in business, if you want to succeed in life, massive success demands supreme sacrifice, my dear friends.
अगर आप जिंदगी में मैसिव सफलता चाहते हैं, बड़ा सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सफलता के कीर्तिमान तक पहुंचे, इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। सफलता बलिदान मांगती है, सफलता आपसे सेक्रीफाइस मांगती है ना। बिना सेक्रीफाइस के दुनिया में आज तक कभी कोई सफल हो ही नहीं पाया। लोग पाना तो सब चाहते हैं, खोना कुछ नहीं चाहते, देना कुछ नहीं चाहते। एक कहावत है कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो यहाँ खोने की बात नहीं करता है, आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आप आगे डायरेक्ट सेलिंग में, आपका स्वागत। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, जब एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आपके नीचे बहुत सारे लोगों की टीम बनती है। और जब आपके नीचे आपकी टीम बनती है ना, तो कभी कभी आपकी टीम के लिए आपको पर्सनल सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, है ना। बिना सेक्रीफाइस की कोई लीडर आज तक बना नहीं दुनिया में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, किसी भी तरह के लीडर हो। अगर आप लीडरशिप में बिलीव करते हैं, अगर आप बड़े लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए, आपको ये हैबिट डेवलप करनी है सेक्रीफाइस करने की। यू हैव टू सेक्रीफाइस, माय डियर फ्रेंड। कभी कभी आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, कभी कभी आपको अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। इस बिजनेस में डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वर्कोहॉलिक की हैबिट डेवलप करते हैं ना, तो आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अथक प्रयास, अथक परिश्रम के बाद ही एक इंसान एक लीडर में परिवर्तित होता है। मूर्ति के ऊपर अगर पत्थर की, मतलब पत्थर के ऊपर अगर मूर्ति की चोट, हथौड़े की चोट ही ना पड़े, बनेगी क्या। अगर एक पत्थर को आप मूर्त में, भगवान की मूर्त बनाना चाहते हैं, तो उसे पहले छेनी हथौड़े की चोट सहनी पड़ेगी, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उस दर्द को सहना पड़ेगा। जब वो दर्द को सह लेता है तो वो भगवान बन जाता है ना। और जिस पत्थर के अंदर ये दर्द सहने की क्षमता नहीं होती, जो टूट जाता है, फिर वो सड़क पे पड़ा हुआ रहता है। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रेनेटस वेलनेस में आप एक कीर्तिमान स्थापित करें, लोग आपके नाम की मिसालें दें, तो आपको ये हैबिट डेवलप करने की जरूरत है, आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। माइंड, इस बिजनेस में लोग सेक्रीफाइस ही नहीं करते। लोगों को सब चीज रेडीमेड चाहिए होता है। आजकल रेडीमेड का जमाना है ना, लोग टेलर मेड नहीं चाहिए, लोग अपनी जिंदगी बनाना नहीं चाहते, उनको बनी बनाई जिंदगी चाहिए। लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, लोग अपना नींद सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, उनको लगता है टीम काम कर रही कि मैंने 1 साल काम किया। अच्छा, कुछ कुछ लीडरों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि सर अब मैं क्यों काम करूं, मैंने 2 साल काम किया था, अब मैं घर में बैठूंगा, टीम काम करेगी। टीम भी यही सोच रही है कि सर घर के अंदर बैठे हैं तो मैं क्यों काम करूं, है ना, दाल रोटी तो सबकी चल रही है। सर आपको काम करना पड़ता है ना। आपके काम का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप जब, ये ऐसा बिजनेस मॉडल है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरकनेक्टिविटी का बिजनेस है, इंटरडिपेंडेंसी का बिजनेस है। देखिए, एक शब्द है डिपेंडेंट, आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। एक शब्द है इंडिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर होना। लेकिन ये बिजनेस एक तीसरे वर्ड पे चलता है, इसको इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। ये बिजनेस एक दूसरे पर निर्भर होकर, आपकी टीम आपके ऊपर निर्भर है, आप अपनी टीम के ऊपर निर्भर, ये इंटरडिपेंडेंसी का बिजनेस है ना। आप अकेले कितने टैलेंटेड हो, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये टीम गेम है सर, आपको ये समझना पड़ेगा। और जहां टीम गेम है, जहां पूरी टीम जीतती है एक साथ, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जहां इंटरडिपेंडेंसी है, वहां कभी कभी चूंकि आप ऊपर है, चूंकि आप लीडर है, आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोगों के अंदर ये हैबिट नहीं होती सेक्रीफाइस करने की, लोग सेक्रीफाइस ही नहीं करते। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे सर, आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते, आप जिंदगी में कहीं बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप बाप हैं, अगर आप माँ है, तो आपको अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। अगर आप बेटे हैं, अगर आप, तो आपके माँ बाप अगर ओल्ड एज के हैं, तो आपको उनके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, कि हम सिर्फ अपना ही भला सोचें कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए मैं पहले नहीं देखूंगा, मेरे माँ बाप की जरूरत क्या है वो मैं नहीं देखूंगा, मेरी टीम की क्या जरूरत है वो मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड इंसान हूँ, मैं सबसे पहले अपना भला करूंगा। कहते हैं आप भला तो जग भला, है ना। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ इस बिजनेस में आए हैं, तो इस बिजनेस में बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ये बिजनेस टीम को बड़ा करने का, आपके नीचे 10 लोगों को अगर 1-1 लाख रुपए इनकम आएंगे, तो आपको 5 लाख रुपए अपने आप आ जाएंगे। तो अपने इनकम के बारे में मत सोचिए सर, आपके नीचे कितने लोगों को आप एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, कितने को आप एलाइट निकाल सकते हैं, इसका बिजनेस है। अपना बिजनेस के बारे में सोचना छोड़ दीजिए सर। आपके नीचे लोग जब सफल होंगे ना, तो आप अपने आप सफल हो जाएंगे, है ना। ये बिजनेस मॉडल ऐसा है।
जिंदगी भी ऐसी ही है, जब आप लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं तो आपका भला अपने आप हो जाता है। जिम रॉन की बड़ी शानदार लाइन है। जिम रॉन कहते हैं, इफ यू हेल्प एनफ पीपल, जिम रॉन कहते हैं, इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। अगर आप बहुत सारे लोगों की मदद करें वो पाने में जो वो चाहते हैं, तो आपको वो सब अपने आप मिल जाता है जो आप चाहते हैं। बड़ी शानदार लाइन है। पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल ऑटो